फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप। आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप समझने से पहले हम आर्थिक चिट्ठे के विषय में जानेंगे कि आर्थिक चिट्ठा ऐसा विवरण पत्र है जो कि एक निश्चित तिथि पर व्यापार की आर्थिक या वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है, इसलिए इसे स्थिति विवरण भी कहा जाता है। यह कोई खाता नहीं होता है बल्कि एक स्टेटमेंट अर्थात विवरण पत्र होता है जिसमें व्यापार की पूंजी, ऋण, संपत्ति एवं समस्त देनदारों व लेनदारों के खातों का शेष लिखा जाता है। इसी कारण इसे व्यापार का संक्षिप्त आर्थिक विवरण भी कहा जाता है। इसके द्वारा व्यापारी को अपनी वित्तीय स्थिति की जानकारी हो जाती है, इसलिए इसे व्यापार का दर्पण भी कहा जाता है। वास्तव में यह संपूर्ण लेखांकन कार्य का सूक्ष्म अर्थात समरी होता है। चिट्ठा कोई खाता नहीं होता बल्कि यह एक विवरण पत्र होता है। इसमें पूंजी एवं दायित्वों और संपत्तियों को दिखाया जाता है। यह दो भागों में विभाजित होता है। इसके बाएं भाग में दायित्व लिखे जाते हैं, व्यापार के दायित्व लिखे जाते हैं तथा दाएं भाग में व्यापार की संपत्तियों को लिखा जाता है। इसमें डेबिट तथा क्रेडिट नहीं लिखा जाता और ना ही इसमें टू और बाई का प्रयोग होता है। इसमें खातों के शेष खाता बही के विपरीत तरफ लिखे जाते हैं, अर्थात दाएं भाग में डेबिट शेष और बाएं भाग में क्रेडिट शेष लिखे जाते हैं। आर्थिक चिट्ठा एक निश्चित तिथि को, जैसे कि वर्ष के अंत में, 6 माह के अंत में, 3 माह के अंत में बनाया जाता है। इसलिए इसके शीर्षक के नीचे एज ऑन या एज एट लिखा जाता है। फॉर द ईयर एंडिंग इसके नीचे कभी नहीं लिखा जाता। चिट्ठे को आकर्षक व प्रभावोत्पादक बनाने हेतु संपत्तियों व दायित्वों को क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है और संपत्तियों और दायित्वों को क्रमबद्ध रूप में लिखने की प्रक्रिया को मार्शलिंग कहा जाता है। चिट्ठे के दोनों पक्षों का योग हमेशा एक समान अर्थात बराबर आता है। एकाकी व्यापार तथा साझेदारी संस्थाओं के लिए चिट्ठा बनाने के लिए कोई नमूना विधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए ये संस्थाएं चिट्ठे में संपत्ति एवं दायित्वों को किसी भी क्रम में लिख सकती हैं, परंतु बैंकों एवं संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों के चिट्ठे के लिए भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम तथा भारतीय संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम ने अपने प्रारूप निर्धारित कर रखे हैं। व्यवहारिक रूप में ऐसा देखा जाता है कि एकाकी व्यापार एवं साझेदारी संस्थाओं में संपत्तियों एवं दायित्वों को चिट्ठे में लिखने का क्रम स्वतः ही निर्धारित हो गया है। परंपरा के अनुसार इन्हें दो विधियों के रूप में क्रमबद्ध रूप से लिखा जा सकता है। पहली विधि तरलता के क्रम में और दूसरी विधि स्थायित्व के क्रम में। तरलता के क्रम की बात की जाए तो इस विधि में संपत्तियों को उनकी तरलता के अनुसार लिखा जाता है। जो संपत्ति नकद में तुरंत व आसानी से तथा मूल्य में बिना कमी के परिवर्तित की जा सके उसे अधिक तरल माना जाता है। अतः इस पद्धति के अनुसार पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल आदि को पहले लिखा जाता है, फिर इसके बाद स्थायी संपत्तियों को और लास्ट में बनावटी संपत्तियों को लिखा जाता है। दायित्व पक्ष में अल्प अवधि के दायित्वों को पहले, दीर्घ अवधि के दायित्वों को बाद में और पूंजी को सबसे अंत में लिखा जाता है। स्थायित्व के क्रम की बात की जाए तो स्थायित्व के क्रम में द्रव्यता के ठीक विपरीत हो स्थायित्व का क्रम
तरलता या द्रव्यता का ठीक विपरीत होता है। इस क्रम में स्थायी संपत्तियों को पहले और तरल संपत्तियों को बाद में लिखा जाता है और इसी प्रकार दायित्व पक्ष में पूंजी और दीर्घकालीन दायित्वों को पहले लिखा जाता है और अल्पकालीन दायित्वों को बाद में लिखा जाता है। एकाकी तथा साझेदारी संस्थाओं में तरलता के क्रम में ही संपत्तियों व दायित्वों को लिखने की परंपरा प्रचलित है और स्थायी विधि का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर हम चिट्ठे का जो प्रारूप समझ रहे हैं वह तरलता के क्रम में ही है। तो अब हम चिट्ठे के प्रारूप में आएंगे। तो जैसा कि देखेंगे स्क्रीन में चिट्ठे का प्रारूप दिया गया है कि सबसे पहले शीर्षक लिखा जाता है और शीर्षक में लिखा है बैलेंस शीट ऑफ के आगे फर्म का नाम लिखा जाएगा जिस फर्म का चिट्ठा बनाया जा रहा है। मान लीजिए XYZ कंपनी है तो लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड। और यह चिट्ठा एक विशेष तिथि पर बनाया जाता है, यानी कि विशेष तिथि पर व्यापार की स्थिति को स्पष्ट करता है, इसलिए इसके नीचे एज ऑन या एज एट लिखते हैं। फॉर द ईयर एंडिंग कभी नहीं लिखते हैं, तो इसलिए नीचे लिखा है एज ऑन और एज ऑन के आगे वो डेट लिखी जाती है जिस डेट पर यह बनाया जा रहा है। और इसके बाद इसमें दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष जो होता है वो लाइबिलिटीज़ का होता है, दायित्वों का होता है, और दूसरा पक्ष एसेट्स का होता है। तो अब हम लाइबिलिटीज़ के पक्ष में जानेंगे कि जैसा कि लाइबिलिटीज़ पक्ष में सबसे पहले लिखा है बिल्स पेबल। देखिए ये चिट्ठा तरलता के क्रम में है, तो यहाँ पर चालू दायित्वों को पहले लिखा जाएगा और स्थायी दायित्वों को उसके बाद और पूंजी को सबसे बाद में लिखा जाएगा। तो बिल्स पेबल यानी कि वो बिल जिसे व्यापारी को भुगतान करने हैं, जिन बिलों का पेमेंट करना है वो बिल सबसे पहले लिखे जाएंगे। फिर उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, यदि व्यापारी ने बैंक से लोन ले रखा है, या बैंक से लोन नहीं, बैंक से मतलब मान लीजिए व्यापारी का चालू खाता है और चालू खाते में व्यापारी ने ओवर रकम निकाल रखी है तो वह बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से जानी जाएगी और बैंक ओवरड्राफ्ट की एंट्री होगी बिल्स पेबल के बाद। फिर उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स लिखे जाएंगे, यानी कि सन्ड्री ट्रेड क्रेडिटर्स में बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाते हैं। अगर ट्रेड क्रेडिटर्स की अलग से एंट्री है तो उसको लिख दिया जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स की अलग से एंट्री है तो उसको भी लिखा जाएगा। लोन या बैंक लोन, यानी कि व्यापारी ने अगर लोन ले रखा है, व्यापारिक संस्था ने अगर लोन ले रखा है तो वो इसकी लाइबिलिटीज़ मानी जाएगी, तो उसको भी लाइबिलिटीज़ पक्ष में लिखा जाएगा। या बैंक से लोन ले रखा है तो उसको भी लाइबिलिटीज़ पक्ष में लिखा जाएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जिनका व्यापारी ने सर्विस तो ले ली है लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है, तो ऐसे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। यानी कि जिस वित्तीय वर्ष के लिए चिट्ठा बनाया जा रहा है उस वित्तीय वर्ष से संबंधित भुगतान हैं, खर्चे हैं और अभी तक उनका पेमेंट नहीं किया गया है, तो ऐसे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सब। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो भी हैं वो लाइबिलिटीज़ की तरफ लिखे जाएंगे। अनअर्न्ड इनकम, अर्थात वह इनकम जिसके संबंध में अभी तक व्यापारी ने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की है या डिलीवरी नहीं दी है और इनकम हो गई है। मान लीजिए व्यापारी को किसी चीज़ का कमीशन मिल रहा है और व्यापारी ने अभी वह कार्य नहीं किया है और कमीशन का अमाउंट उसको मिल चुका है, तो ऐसी इनकम को बोलेंगे अनअर्न्ड इनकम, यानी कि अभी सर्विस प्रोवाइड नहीं की है और अमाउंट पहले से मिल गया है। एडवांस रिसिप्ट ऑफ इनकम, ये भी वही है, अनअर्न्ड इनकम के ही रूप में जाना जाएगा। रिजर्व्स एंड फंड्स, यानी कि फर्म के पास जो भी रिजर्व या फंड्स हैं वह लाइबिलिटीज़ के रूप में देखे जाते हैं, इसलिए रिजर्व एंड फंड्स को भी लाइबिलिटीज़ में ही लिखा जाएगा। इसके बाद कैपिटल लिखी जाएगी। कैपिटल में यदि फर्म में बैलेंस शीट, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद ही बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर नेट प्रॉफिट आ रहा है तो उसको कैपिटल में जोड़ देते हैं और अगर नेट लॉस आ रहा है तो उसको कैपिटल में लेस कर देते हैं। तो कैपिटल के नीचे नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे
और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर है तो उसको भी ऐड करेंगे। जबकि ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नेट लॉस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल यूज़ अगर दिया गया है तो इनको कैपिटल में लेस किया जाता है और जो भी फाइनली अमाउंट आता है उसको बाहर अमाउंट वाले कॉलम में लिखा जाता है। और इसके बाद पूरे लायबिलिटीज़ साइड का टोटल कर दिया जाता है। फिर एसेट्स की तरफ आएंगे तो एसेट साइड में जैसे कि हम तरलता क्रम में यह चिट्ठा बना रहे हैं तो सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश एट फिक्स डिपॉजिट, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये सब चीज़ें सबसे पहले लिखी जाती हैं। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो उनको पहले लिखा जाएगा, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उनको बाद में लिखा जाएगा। सन्ड्री डेब्टर्स, लोन टू, यदि कंपनी ने किसी को लोन दे रखा है, फर्म ने किसी को लोन दे रखा है तो वह दिया गया लोन, फर्म के द्वारा दिया गया लोन व्यापार की एसेट्स माना जाएगा, इसलिए उस लोन को यहाँ पर लिखा जाएगा, एसेट्स की तरफ लिखा जाएगा। और यदि फर्म ने किसी से लोन ले रखा है तो वह लायबिलिटीज़ माना जाएगा, उसको लायबिलिटीज़ की तरफ में लिखेंगे। और अगर दे रखा है तो एसेट्स माना जाएगा, उसको एसेट्स की तरफ लिखा जाएगा। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाएगा, यानी कि वह स्टॉक, यानी कि बिना बिका हुआ माल, वर्ष के अंत में या चिट्ठा बनाने की तिथि पर ऐसा स्टॉक जो बिक्री के लिए रखा था परंतु अभी तक बिक नहीं पाया तो उसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक ऑफ स्टोर्स अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस कि जो अभी तक एक्सपायर नहीं हुए हैं, यानी कि जैसे कि मान लीजिए डिफ़र्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, यानी कि ऐसे बड़े खर्चे जिनका संबंध आगामी कई वर्षों से होता है, तो वह खर्चे वर्ष के हिसाब से यानी कि अवधि के हिसाब से बांट दिए जाते हैं। और मान लीजिए कि कंपनी ने विज्ञापन पर 5 लाख रुपए खर्च किए और वह विज्ञापन 5 साल तक के लिए है, यानी कि उसका प्रॉफिट कंपनी को 5 साल तक मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में हानि से बचने के लिए कंपनी हर साल 1-1 लाख रुपए ही विज्ञापन के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पक्ष में शो करेगी। बाकी बची हुई रकम, मान लीजिए प्रथम वर्ष 5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेगी और 4 लाख रुपए बैलेंस शीट में एसेट्स में डालेगी। तो वही यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो एक्सपायर नहीं हुए हैं, तो ऐसे एक्सपेंसेस एसेट्स माने जाते हैं और बैलेंस शीट में एसेट्स की तरफ लिखे जाते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो कंपनी ने पहले से कर दिए हैं। अभी मान लीजिए कंपनी को रेंट देना है, मान लीजिए आगामी वर्ष का रेंट अभी से दे रखा है, पहले से दे दिया है, तो वह प्रीपेड एक्सपेंसेस माना जाएगा। और प्रीपेड एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वह सब एसेट्स माने जाते हैं। अक्योर्ड इनकम का मतलब है कि कंपनी ने सर्विस प्रोवाइड कर दी है या डिलीवरी दे दी है, कंपनी को अभी इनकम मिलना बाकी है, यानी कि उसका पैसा मिलना बाकी है, यानी कि उपार्जित आय जिसको बोलेंगे कि कार्य कर दिया है, सेवा प्रदान कर दी है और अभी उसका प्रतिफल मिलना बाकी है, तो यह भी संपत्ति माना जाता है, एसेट्स में लिखा जाता है। आउटस्टैंडिंग इनकम, यानी ये भी वही चीज़ है, एक्योर्ड इनकम का ही रूप है, अलग नाम है आउटस्टैंडिंग इनकम, तो ये भी वही चीज़ है। फिर उसके बाद स्थायी संपत्तियों की बारी आती है। तो स्थायी संपत्तियों में जैसे कि फर्नीचर एंड फिक्चर्स, प्लांट एंड मशीनरी, प्रीमिसेस, यानी कि प्रीमिसेस का मतलब होता है परिसर या घर, फर्म से जुड़ा हुआ बड़ा मैदान या बड़ा परिसर प्रीमिसेस के नाम से जाना जाता है। लोन एंड बिल्डिंग, मोटर, ट्रक, कार, लूज, टूल्स, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, हॉर्सेज एंड कार्ड्स, लाइव स्टॉक, वर्क एक्सटेंशन और गुडविल, ये सारी चीज़ें एसेट्स मानी जाती हैं और बैलेंस शीट में एसेट्स की तरफ लिखी जाती हैं। इसके बाद एसेट साइड का भी टोटल कर दिया जाता है और यह देखा जाता है कि लायबिलिटीज़ और एसेट्स दोनों पक्ष का टोटल बराबर आ रहा है कि नहीं, और अगर बराबर आ रहा है तो हमारी बैलेंस शीट सही मानी जाती है। इस प्रकार हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरा हुआ।